आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। ढल गया दिन, हो गई शाम, ये है दिन भर। अमन गुप्ता है मेरा नाम। 3 नवंबर है आज, दिन है मंगलवार। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में खबरों का सिलसिला। बिहार में आज दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें राज्य की राजधानी पटना और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट भी शामिल रही। तो कैसा रहा आज का चुनाव? एनडीए या महागठबंधन किसके पक्ष में चलती दिखी बयार, जानेंगे। बात होगी अमेरिकी चुनाव की भी, जहां आज वोटिंग हो रही है, और समझेंगे महाशक्ति के चुनाव से भारत के कौन से हित जुड़े हैं और बाइडेन या ट्रंप कौन है भारत के लिए बेहतर। उधर रिलायंस के शेयरों में आई भारी गिरावट आज दूसरे दिन भी जारी रही। रिलायंस का शेयर 1849 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। तो रिलायंस के शेयर्स में आए इस शार्प फॉल की वजह क्या है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कैसा समय है, बताएंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। फिलहाल पहले आप हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शाम 6 बजे तक 52% वोटिंग हुई। कुल 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। देश के 10 अन्य राज्यों की 54 सीटों पर भी उपचुनाव हुआ है। बिहार चुनाव में 32% यानी 1200 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें से 115 महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में आरोपी हैं और 73 पर हत्या का मामला दर्ज है। एडीआर की एक रिपोर्ट ने ये जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। जब नीतीश रैली को संबोधित कर रहे थे तब उन पर प्याज और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 490 लोगों की महामारी के कारण मौत हुई है। वहीं एक दिन में 38,310 लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। वहीं नीति आयोग ने कहा है कि दिल्ली के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। त्योहार, प्रदूषण और ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में कोरोना का एक पीक आ सकता है। फ्रांस में पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बीच फ्रांस की रक्षा मंत्री के मुताबिक फ्रांसीसी सेना ने माली में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, जिसमें 50 आतंकियों के मारे जाने और 4 आतंकियों के जिंदा पकड़े जाने की खबर है। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई सर्वे ट्रंप को हारते हुए दिखा रहे हैं, तो वहीं डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के टूटने से मुकेश अंबानी को भारी नुकसान हुआ है। मुकेश अंबानी की संपदा में करीब 50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है और वह दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 6ठे स्थान से फिसलकर 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। दिन भर सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमन गुप्ता। आक्रामक चुनाव प्रचार अभियान के बीच बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों पर आज दूसरे चरण की वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक ओवरऑल चुनाव 52% रहा। इसी बीच पीएम मोदी की सहरसा में आज रैली भी हुई, जहां उन्होंने हर बार की तरह लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। अपनी छवि को भुनाने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिहार में पहले जैसे हालात होते तो सच मानिए गरीब माँ का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, आपका प्रधान सेवक नहीं बन पाता। इस बीच वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त दिखे। एनडीए के सभी कार्यकर्ता, आपने जो मेहनत की है, कंधे से कंधा मिलाकर जन जन तक पहुंचे हैं, ये बात पूरा हिंदुस्तान गर्व से याद कर रहा है। आपकी ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की दोबारा सरकार बनाने का आपका संकल्प पूरी तरह साकार होने वाला है। इस चरण में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के अलावा बिहार की एनडीए सरकार में 4 मंत्रियों नंदकिशोर यादव, राणा रणधीर सिंह, श्रवण कुमार और राम सेवक सिंह की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो गया। बिहार की राजधानी पटना में भी आज वोटिंग हुई। तो कैसा रहा आज का चुनाव, ये जानने के लिए मैंने बात की आज तक रेडियो के संवाददाता सुजीत कुमार झा से। सुजीत, राजधानी पटना सेंटर ऑफ पावर है, कितनी बड़ी भूमिका रखता है
यहाँ का चुनाव बाकी जगहों को प्रभावित करने में? देखिए, पटना बिहार की राजधानी है और जाहिर तौर पर राजनीतिक का केंद्र भी है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर प्रतिपक्ष के नेता, तमाम लोग यही वोट कास्ट करते हैं और इसका असर दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है बिहार के। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि पटना शहर में मतलब वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रभाव होता नहीं दिखता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोटिंग काफी कम होने की संभावना है और इसकी वजह एक कोरोना भी हो सकता है, क्योंकि शहर के लोग कोरोना को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हैं बनिस्बत ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे बिहार के तो पता ही नहीं चलेगा कि कोरोना भी है वहाँ, क्योंकि कोई गाइडलाइन का पालन होता दिखता नहीं है, न मास्क होता है न सोशल डिस्टेंसिंग का। तो ऐसे में पटना का वोट प्रतिशत इस बार भी कम रहने की संभावना है और हालांकि काफी अपील की गई थी। दूसरी बात की हम लोग चूंकि देख रहे थे कि हर एक बूथ पे जो भीड़ लगनी चाहिए थी मतदाताओं की, वो उस तरीके का पटना में दृश्य नहीं दिख रहा था, खाली खाली से मतदान केंद्र था। इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। जितना पहले सामान्य तौर पर मतदान केंद्र हुआ करता था उससे संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए भी हो सकता था कि भीड़ न दिख रही हो इस तरह की पटना में। लेकिन जाहिर तौर पर राजनीति का सारा केंद्र तो पटना ही है, बिहार की राजनीति का। अच्छा सुजीत, आज वैशाली की राघोपुर सीट पर भी चुनाव था। यहाँ से तेजस्वी यादव सिटिंग एमएलए हैं और प्रत्याशी हैं। वहाँ कैसा रहा वोटों का रुझान उनको लेकर? देखिए, राघोपुर जो एरिया है वैशाली जिले का, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो दियारा क्षेत्र है पूरी तरह से, जो कि बीच गंगा में वो क्षेत्र पड़ता है। वहां जाने के लिए पीपा पुल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो वैशाली मतलब आप कह सकते हैं कि आप हाजीपुर से सटा हुआ। तो दो क्षेत्र हैं उसके। तो ग्रामीण क्षेत्र जो खासतौर पर जो दियारा क्षेत्र है उसमें वोट को लेकर काफी उत्साह रहता है और काफी अच्छी वोटिंग हुई है। जहां तक तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ने 2015 का चुनाव अच्छे मार्जिन से वहां से जीता था। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बहुत ही मामूली बढ़त, अगर हम विधानसभा के तर्ज पर देखें तो बड़ी मामूली बढ़त थी, कुछ 100 वोटों की तेजस्वी यादव को। तो उसको लेकर ये संशय लोग जता रहे थे। लेकिन जिस तरह का वहां पर राजनीतिक समीकरण बना उसमें आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सतीश कुमार को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। सतीश कुमार वही हैं जिन्होंने 2010 में उनकी मां और राबड़ी देवी को हराया था। तो मामला कांटे का था, लेकिन इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने एक उम्मीदवार दे दिया वहां पर, राकेश रोशन। तो वो उसके उम्मीदवार देने से एक तो समीकरण कुछ गड़बड़ हुआ, और क्योंकि ये दोनों जो है सतीश और तेजस्वी दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, और राकेश रोशन के आ जाने से ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव इस चुनाव को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। लेकिन पिछले चरण के दौरान आपने सुना होगा उनका बयान एक आया था बाबू साहब को लेकर, तो उसका असर राघोपुर में भी दिखाई दिया, क्योंकि काफी संख्या में इस तरह के मतदाता हैं वहां पर, तो उसका असर भी दिखाई दिया। लेकिन कांटे की टक्कर है, एज जरूर के पास है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं महागठबंधन की तरफ से। सुजीत, हमने देखा कि दूसरे चरण में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इन्हीं 94 सीटों पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी थी, 33 सीटें मिली थीं और बीजेपी को 20। आपका अनुमान क्या कहता है, इस बार तस्वीर कुछ और बेहतर होगी बीजेपी के लिए या एंटी इनकम्बेंसी का असर दिख रहा है? देखिए, 15 साल जब शासन आप करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी होना लाजमी है और सब नाराजगी भी लाजमी है। लेकिन जहां तक इस चरण का जो चुनाव हो रहे हैं, जो 17 जिलों के 94 विधानसभा क्षेत्रों में जो अभी दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसमें ये सीटें ज्यादातर आप ये कहें, अगर जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन की बात करें तो 2010 में हमें जाना पड़ेगा, और उस दौरान उससे पहले
2005 से हम देख लें तो ये एक तरह से गढ़ रहा था बीजेपी और जेडीयू का, लेकिन बीच में चूंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आ जाने के कारण ये अनबैलेंस हुआ और उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत जरूर एनडीए को हो रही है। खास तौर पर इस बात को लेकर कि जो परंपरागत सीटें थी, जैसे कि जिस सीट पर पहले जेडीयू जीता करता था, वो पिछले चुनाव में वहां से अगर बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया है तो बीजेपी के पाले में अगर वो आज सीट है तो जेडीयू का जो उम्मीदवार हो वो बागी होकर लड़ रहा है, या जेडीयू का ये सीट हो गया है तो बीजेपी का उम्मीदवार लड़ रहा है। तो ये दिक्कतें जरूर आ रही है एनडीए को, क्योंकि बार बार गठबंधन बदलने से ये स्थिति पैदा होती है और वही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक पहले चरण में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हम कहें कि रोजगार के मुद्दे को लेकर, नौकरी को मुद्दे को लेकर काफी एक नौजवानों में पैदा किया था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति एनडीए के पक्ष में भी गई है। तो हर जगह कांटे की टक्कर जरूर है और मुझे लगता है कि जो इलाके हैं जैसे चंपारण का हो या फिर गोपालगंज, छपरा, ये सब इलाके ऐसे हैं जहां पर एनडीए अच्छा करता रहा है और इस बार चूंकि एलजेपी भी है, वो भी कितना वोट काट रहा है ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट तौर पर कहना अभी मुश्किल है। ये थे आज तक रेडियो के संवाददाता सुजीत कुमार झा। और बिहार चुनाव के अलावा आज देश के 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इनमें मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटें हैं जहां सरकार बचाने के लिए बीजेपी का कांग्रेस के साथ मुकाबला है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों और गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए मतदान कराया गया। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। चुनाव की बात चल रही है तो लगे हाथ अमेरिकी चुनाव का भी जिक्र कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने 45वें राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत के समय के हिसाब से आज शाम 4:30 बजे से वहां वोटिंग शुरू हुई, जो कल यानी बुधवार सुबह 7:30 बजे तक जारी रहेगी। इसके कुछ समय बाद ही चुनावों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार वोटों की गिनती में पोस्टल बैलेट और मेल इन वोटिंग का भी इस्तेमाल हुआ है, तो थोड़ी देरी का अनुमान है क्योंकि गिनती में वक्त लग सकता है। कोर्ट ने वोटों की गिनती के लिए 12 नवंबर तक का समय दिया है। इसके अलावा देरी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भी हो सकती है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे वोटिंग के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। खैर, चंद हफ्तों में निर्णय हो जाएगा कि अमेरिका की कमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडन किसके हाथ में रहने वाली है। लेकिन इस चुनाव का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। जाहिर है दुनिया की महाशक्ति का चुनाव है तो असर पूरी दुनिया पर होगा, भारत पर भी। और भारत तो अमेरिका का बेहद करीबी है। तो कौन से हित जुड़े हैं भारत के इस अमेरिकी चुनाव के साथ, यही जाना मैंने इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से। अमेरिका के जो चुनाव है उसमें एक चीज साफ तरीके से निकल के आ रहा है कि चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी आए, दोनों को भारत की जरूरत है। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं अब इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पर कोई भी सरकार आ जाए अमेरिका में, पीछे हटना बहुत मुश्किल है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत के मद्देनजर बहुत ही जरूरी है अमेरिका का साथ। एक है स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, जिसमें हम देखते हैं कि चीन जिस तरीके से हमारे रीजन में अपने पांव फैला रहा है, अपना फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर अगर हमें काउंटर करना है तो अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो, इसमें दोनों रहती है। तो ये स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट है जिसमें हमारे हित अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ग्लोबल पैंडेमिक जो है कोरोना वायरस के बाद चलते नजर आ रहा है, वो है कि कैसे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। फिर से बोलूंगी कि अगर चीन ग्लोबल सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा बना रहे तो इसमें भारत का और ऐसे कई सारे डेमोक्रेटिक देशों का नुकसान है। इसलिए अमेरिका और भारत को साथ काम करने की जरूरत है
ताकि ये ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, यहाँ पर भारत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वो पा सके, वो हासिल कर पाए। और उसके लिए उसे अमेरिका की जरूरत कहाँ पर होगी? ट्रेड, किस तरीके से जो ट्रेड भारत और अमेरिका के बीच है, उसमें भारत एक बड़ा इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन और सप्लायर बन सके। बस अमेरिका के लिए नहीं है, यूरोप के लिए भी है। तो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट, मिलिट्री अगर देखें, मिलिट्री अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इस सब एरियाज में भारत को और अमेरिका के दोनों के हित में है कि वो एक दूसरे के साथ काम करे, चाहे सरकार किसी की भी हो, भारत में भी और अमेरिका में भी। अच्छा गीता, ट्रंप या बाइडन, दोनों में से कौन जीते तो भारत के लिए फायदा ज्यादा है? अगर हम ट्रंप और बाइडन की बात करें तो पहले हम बाइडन के उससे शुरू करते हैं, स्टेटस से। अगर बाइडन आते हैं तो जो हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन शुरू हुआ था तो ओबामा के दौर पे में भी काफी आगे बढ़कर चला था, जिसमें जो बाइडन उपराष्ट्रपति थे। तो ऐसा नहीं है कि वो भारत के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, लेकिन जब आप बाइडेन के उपराष्ट्रपति रनिंग मेट की बात करें, कमला हैरिस, तो काफी सारे जगहों पे अगर आप देखें, कमला हैरिस काफी संभल कर भारत के बारे में बात कर रही है अब। लेकिन जब कुछ समय पहले जब कश्मीर का मुद्दा उठा था और भारत ने आर्टिकल 370 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को रिवोक कर दिया था, तब कमला हैरिस ने उस मेथड को लेकर काफी भारत के डिसीजन की आलोचना की थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर बाइडेन की सरकार आती है तो शायद भारत को कुछ क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, जो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है भारत में। ह्यूमन राइट्स की बात करें, कश्मीर की मुद्दे की बात करें या सीएए की बात करें, तो इन मुद्दों पर अगर अमेरिका अपने टेक्स और अपने ओपिनियन देने लगेगा तो भारत के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्योंकि भारत के लिए अगर आप देखिए, आज कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं है कि उनके इंटरनल अफेयर्स और इन मुद्दों पर भारतीय सरकार नजरअंदाज कर सके। दूसरा, अगर आप देखें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप इन सारे मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के अंदरूनी मामलों में क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, उन्होंने भी कभी कभी बीच में मीडिएशन की बात की और कश्मीर में के मुद्दे को सुलझाने की बात की, लेकिन सुलझाने तक अपने कमेंट्स को रिजर्व किए, उससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को लेकर। लेकिन अगर वहीं आप देखिए H1B वीजा, जहां पर हम देखेंगे कि जो बाइडेन काफी लिबरल हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रंप लिबरल नहीं होने वाले हैं। तो ये हमें देखना होगा कि हम कैसे दोनों, चाहे बाइडेन आए चाहे ट्रंप वापस आए, कैसे अपने रिश्तों को अमेरिका के साथ संभाल सके। ये थी इंडिया टुडे में फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले आपको बता देते हैं आज के पॉडकास्ट के बारे में। तो हमारे साथी नितिन ठाकुर ने रामायणा रिविजिटेड के लेखक अनिल माहेश्वरी से एक दिलचस्प बातचीत की है, आप उसे जरूर सुनिएगा। आपको पता है ये पॉडकास्ट कहाँ मिलेगा? aajtak.in/podcast हमारे वेब पन्ने का पता है, यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये पॉडकास्ट दिख जाएगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना के दौर में जब सभी कंपनियों की स्थिति डावाडोल थी, रिलायंस को बाहर से भी धड़ाधड़ निवेश मिल रहा था। शेयर के भाव रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। लेकिन सोमवार को रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट से कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्थ एक झटके में 6.8 अरब डॉलर घट गई। भारतीय रुपयों के हिसाब से देखें तो उन्हें 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसके साथ ही वो दुनिया के धन कुबेरों की सूची में 6वें से 9वें स्थान पर आ गए। आज भी यही गिरावट बरकरार रही और 1849 रुपए 45 पैसे पर रिलायंस का शेयर बंद हुआ। कंपनी का शेयर 52 हफ्तों के उच्च स्तर 2368 रुपए 80 पैसे के मुकाबले 20.85% गिर चुका है। और इस गिरावट से रिलायंस का मार्केट कैप 1,23,000 करोड़ रुपए कम हो गया है। तो अचानक आई इस गिरावट की वजह क्या रही, यही पूछा मैंने हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर से। 2 दिन से जारी गिरावट के पीछे की जो मुख्य वजह है वो है रिलायंस के तिमाही नतीजे। जुलाई दिसंबर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो करीब 95 से 67 करोड़ रहा, जो
एक साल पहले अगर इसकी अवधि में देखें तो 11,262 करोड़ का था। यानी कि नेट प्रॉफिट में करीब 15% की गिरावट आना कंपनी के लिहाज से अच्छा नहीं था। निवेशकों ने इसमें मुनाफा वसूली करी। एक और बड़ी वजह ये भी थी कि रिलायंस के शेयर ने पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी चाल दिखाई थी। मार्च में रिलायंस का शेयर करीब 850 रुपए के आसपास तक आ गया था। वहां से लेके और 2300-2400 रुपए तक के भाव दिखा देना, यानी कि केवल 7-8 महीने की समय अवधि में रिलायंस के शेयर का 2 गुना और 3 गुना तक हो जाना मुनाफा वसूली की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है कि लोगों को लगता है कि पैसा 3 महीने में इतना बड़ा हो गया है, जिसमें 1000 रुपए में, 1200 रुपए में, 1400 रुपए में रिलायंस के शेयर उस लेवल पर खरीदे हैं। अगर उसको 2400 रुपए में बेचने का मौका मिलता है तो वो एक बार निकल जाता है। वही नतीजे उस मौके के लिए ट्रिगर साबित हुए। खराब समय नतीजे के बाद बिकवाली हावी हुई और बिकवाली में उन लोगों ने भी बिकवाली की जो लंबे समय से बीते कोविड के दौरान आई गिरावट में जिन्होंने बाजार में एंट्री ली थी और उन्हें मुनाफा वसूली करने का एक मौका मिला। तो शुभम, क्या इस गिरावट को निवेश के लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाए? जी देखिए, बिल्कुल। रिलायंस की जहां तक ओवरऑल मार्केट के की बात करें तो मार्केट की टोन अभी भी कहीं ना कहीं बियरिश नहीं है। आज जब रिलायंस 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ तब सेंसेक्स निफ्टी दोनों 1.25% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी एक बार फिर से 11,813 के स्तर पर काम कर रहा है। सेंसेक्स भी 40,000 के ऊपर काम कर रहा है। अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं, इसके बाद बिहार चुनाव आने वाले, ये तमाम फैक्टर एक तरफ है। इसके अलावा इकोनॉमिक रिवाइवल के भी कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं, चाहे वो कार सेल्स के नंबर हो या उसके बाद टोल कलेक्शन का नंबर आया, पेट्रोल डीजल की डिमांड का नंबर आया, क्रूड का गिरना, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बाजार चलेगा तो मोटे तौर पर देश की दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है जो कई सारे बिजनेसेस में है, उसका भी चलना लाजमी है। मुनाफा वसूली एक वक्त तेजी के लिए भी अच्छी मानी जाती है। तो ये तमाम निवेशक ये मानते हैं, तमाम विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि रिलायंस के शेयरों में निचले स्तरों पर एक खरीदारी का मौका फिर से बन सकता है। अच्छा शुभम, मार्केट कैप में 1,23,000 करोड़ का रिलायंस को नुकसान हुआ है, इसका बाकी बाजार पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, मार्केट कैप का कम होना, जिसको जनरली हम लोग ये मानते हैं कि निवेशकों के इतने पैसे डूब गए, ये एक लॉस जिस तरह से काउंट किया जाता है उसका तरीका ये होता है कि बाजार का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर है, अगर उनको हम बाजार भाव से गुणा कर दें तो जो अमाउंट निकल के आता है वो बाजार पूंजीकरण का होता है। अब अगर मान लीजिए जो शेयर बाजार में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है, अगर उनमें बिकवाली ज्यादा हो जाती है और उनका भाव टूट जाता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन उतना घट जाता है। अगर आप इसको इस तरह देखें कि किसी व्यक्ति ने अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदी थी और 140 तक वो चीज होती तो एक महीने में उसका मुनाफा 40 रुपए हो रहा था प्रति शेयर का। अब वो गिरकर 130 पे आ गया मान लीजिए, तो अब उसे 10 रुपए का नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 10 रुपए की जो मार्केट कैप थी वो बाजार में डूब गई। तो निवेशक ने जब तक उसको बेचा ही तब तक उसका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर अगर आप देखें तो इतना मार्केट कैप का खत्म होना कहीं ना कहीं निवेशक के ऊपर ये असर पड़ता है और किसी न किसी निवेशक का ये मुनाफा घटता है, कम होता है। ये थे हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंखधर। तो आज दिन भर में बस इतना ही। हमें आप ईमेल लिखते रहिए radio@aajtak.com पर। आपके सुझाव और आपकी शिकायतों का स्वागत है। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। हमारे कार्यक्रम आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट जैसे तमाम ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। वहां हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे कार्यक्रमों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। अब मेरे साउंड के साथी कपिल देव सिंह को और मुझे यानी अमन गुप्ता को इजाजत दीजिए। नमस्कार।